हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं गोज लॉ का फोर्थ एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। ये आपके पास कोई इनफाइनाइट सीट गिवन है, ये सीट आपके पास इस प्रकार है। क्लियर है? इस प्रकार नहीं है, बल्कि ये सीट इस प्रकार है और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस प्रकार। तो हमें पता है इसके ऊपर हमने कौन सा चार्ज लिया है, पॉजिटिव चार्ज लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? परपेंडिकुलर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? जैसे हमने दिखा भी रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड इधर होगा और इस सीट से इधर भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? क्लियर है? अब इस सीट से एक पी पॉइंट लिया हमने, जो कहाँ पर है? आर डिस्टेंस पर है। क्लियर है? आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। अब इस सीट को इनफाइनाइट सीट क्यों बोला गया? ये जो सीट है ना, इसकी जो लेंथ है वो आर से काफ़ी ज़्यादा है। तो जो आर जो डिस्टेंस ली है वो हमने वेरी स्मॉल ली है इस सीट की लेंथ के कंपेरिजन में। तो हम इस सीट को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट लेंथ की सीट बोलेंगे या इनफाइनाइट सीट बोल सकते हैं। क्लियर है? तो इस सीट के ऊपर किसी पॉइंट P पर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए गोज लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा? जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो उस पॉइंट के इर्द गिर्द हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक क्लोज्ड सरफेस बनानी पड़ेगी। क्लियर है? और क्लोज सरफेस कैसे बनेगी? ये जो सीट है इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगी, मोटाई भी होगी। तो इसकी क्लोज सरफेस इस प्रकार बन जाएगी सिलेंड्रिकल शेप में। क्लियर है? तो सिलेंड्रिकल शेप में हमने इस P पॉइंट पर ये क्लोज्ड सरफेस बनाई। यहाँ से P पॉइंट आर डिस्टेंस पर था, तो यहाँ से इस पूरे जो क्लोज सरफेस है इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। क्लियर है? तो अब इसके ऊपर हमने देख रहे हैं कि क्लोज सरफेस के ऊपर ये दोनों एंड हैं। यहाँ का एरिया हमने क्या मान लिया? s मान लिया। तो यहाँ का भी कंप्लीट का एरिया क्या होगा? s होगा। और ये जो एरिया है ये सिलेंडर का, ये कौन सा एरिया है? ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, हमने इस क्लोज सरफेस को 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, 1, 2 और 3। 1 ये और 2 जो हैं ये दोनों एंड हैं और इन दोनों का जो एरिया है वो एक जैसा है, सिमिलर है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों में ही आउटवर्ड है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो एरिया का जो वेक्टर है, एरिया वेक्टर एन कैप, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है एरिया के, तो इधर होगा। ठीक है, एन कैप भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एरिया 1 और एरिया 2 में जो एंगल है ई और एन के बीच में, थीटा है, वो कितना है? 0 डिग्री है। क्योंकि ई और एन की डायरेक्शन क्या है? सेम है। ई और एन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके बीच में एंगल 0 है। इसी प्रकार सेकंड पोर्शन में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड हुआ सीट से इस प्रकार, और ये एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस का ये भी आउटवर्ड इस प्रकार। दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल 0 डिग्री है दोनों के बीच में। क्लियर है? ये थर्ड पोर्शन। यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, लेकिन जो एरिया है वो कर्व्ड सरफेस, एरिया वेक्टर क्या होगा? हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के बीच में एंगल यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री का है। ये बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर जो थर्ड जो पोर्शन है एरिया का, इसमें जो एंगल है वो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसके? ई के। तो हम थीटा क्या लेंगे यहाँ पर? 90 डिग्री। ये बातें समझ में आई? क्लियर है? अब जो इसके ऊपर जो चार्ज है वो टोटल चार्ज हमने क्यू ले रखा है, लेकिन इसके अंदर जो क्लोज सरफेस के अंदर वो चार्ज जब हमने लिया वो क्यू इन से लिख दिया। ठीक है ना, क्यू इनक्लोज्ड। अब हमने पढ़ा सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, प्लेन सीट के ऊपर, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? चार्ज पर यूनिट एरिया होगी। क्लियर है ये बात? चार्ज पर यूनिट एरिया ले लिया, तो यहाँ से चार्ज किसके बराबर आ जाएगा? Q इंटू में Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस के बराबर आ जाएगा। ये बातें क्लियर हैं? अब गोज लॉ एप्लीकेबल करते हैं, यहाँ पर गोज लॉ अप्लाई करते हैं। देखिए गोज लॉ क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई फॉर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। ये होता है गोज लॉ। क्लियर है? अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। पहले तो हमने ये क्लोज सरफेस के लिए, तो हम इस क्लोज सरफेस को कितनी सरफेस में डिवाइड कर दिया? 1, 2 और 3 एरिया, 3 के अंदर डिवाइड कर दिया इस सरफेस को। तो हमने 1, 2 और 3 से इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। ये बातें क्लियर हैं कि इस क्लोज सरफेस को हमने डिवाइड कर दिया 3 सरफेस के अंदर। दो तो इस जो सिलेंड्रिकल शेप है इनके एंड हो गया, एक फर्स्ट और ये सेकेंड एरिया हो गया। ठीक है, और तीसरा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ, तो 3 सरफेस में इसको डिवाइड कर दिया। क्लियर है ये बात? अब हम ई डॉट एन कैप डी एस इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ई डी एस कोस थीटा हो जाएगा। ई डॉट प्रोडक्ट है, इसको खोलेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार इसके साथ भी कोस थीटा और इसके साथ भी कोस थीटा। अब हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट जो एरिया है यहाँ पर थीटा कितना होगा?
0। ये बात क्लियर है, क्योंकि ई और जो एरिया वेक्टर एन कैप है वो दोनों पैरेलल हैं, थीटा 0 होगा। सेकंड में भी थीटा क्या होगा, 0 होगा। और थर्ड में हमने क्या लिखा है यहाँ पर, थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये बातें क्लियर हैं। कोस 0 1 होता है, कोस 0 1 हो जाएगा, और कोस 90 क्या होता है, 0। तो ये जो थर्ड पोर्शन है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, ये 0 हो जाएगी। तो आपके पास क्या बच गया, ई डी एस प्लस में फर्स्ट और सेकंड का बच गया आपके पास, और थर्ड का 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये किसके बराबर आ गए, इसके बराबर आ गए ना। क्लोज सरफेस ई इंटू एन डी एस किसके बराबर आ गया, ई डी एस फर्स्ट का एरिया और ई डी एस सेकेंड। ठीक है, ये लिख दिया इस प्रकार हमने। अब हमें पता है जो फर्स्ट का एरिया है वो हमने क्या माना, कंप्लीट का। डी एस तो स्मॉल एरिया है, कंप्लीट का क्या मान लिया, एस। इसी प्रकार सेकंड का भी, दोनों का एरिया बराबर है तो इसका भी हमने क्या मान लिया, एस। तो इसकी जगह हम इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एस लिख सकते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद, और इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं हम, एस लिख सकते हैं। तो ये जो टर्म है गोजला की, ये किसके बराबर आ गई आपके पास, 2ES के बराबर आ चुकी है। अब हमने पढ़ा कि ये टर्म किसके बराबर है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर भी है। तो हम इसको 2ES को किसके बराबर लिख सकते हैं, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी हमने ऊपर पढ़ा Q क्या है, जो चार्ज है क्लोज सरफेस के अंदर, और सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर है, चार्ज पर यूनिट एरिया, Q अपॉन में एस। यहाँ से Q क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू में एस। तो इस Q की जगह हम क्या पुट कर देंगे, सिग्मा इंटू में एस पुट कर देंगे। ये बातें क्लियर है। तो यहाँ पर एस से एस क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल हो जाएगा, और E किसके बराबर आ जाएगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा ना, E किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में ये 2 इसके नीचे आने पर 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई, किसके कारण आई, इनफाइनाइट शीट के कारण, किसी एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है ना, ये जो आर पॉइंट लिया था ना हमने, पी पॉइंट लिया था आर डिस्टेंस पर, इस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो ये पी पॉइंट यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी आपके पास, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगी। ये बातें क्लियर है। ठीक है, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर भी है और इधर भी है, E की वैल्यू आई ना। अगर दोनों तरफ का निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। तो इस प्रकार लिखेंगे आगे हम, इफ़ इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैज़ यूनिफॉर्म थिकनेस, चार्ज इस प्लेट की थिकनेस कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों तरफ की ऐड कर देंगे तो क्या बच जाएगी आपके पास, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगी। फिर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये जो फॉर्मूला है आगे हम कैपेसिटर में यूज़ करेंगे काफ़ी ज़्यादा, तो इसको अच्छी प्रकार से टॉपिक को आपको लर्न कर लेना है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ओके।